प्रक्षेपण पूरी तरह से कामयाब रहा है, ये लॉन्च पूरी तरह से कामयाब रहा है। लेकिन आगे की चुनौतियां, आगे के चैलेंजेस पर भी थोड़ा सा हम बात कर लें। थोड़ी देर पहले आप ब्रेक में जिक्र कर रहे थे आलोक जी कि पास पहुंचना क्यों जरूरी होता है सूर्य के, क्यों बार बार हम पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहले नासा और अब इसरो सूर्य के इतने नजदीक पहुंच रहा है, दूर रहकर वो सारी जानकारियां क्या हम हासिल ही नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल। ये दो तरह के हैं, एक ग्राउंड बेस्ड और एक स्पेस बेस्ड मिशन है। अच्छा। तो जो सन से किरणें आती है, हमारा वायुमंडल है, तो बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको ओपेसिटी बोलते हैं। जैसे लाइट वहां से आ रही है और हम देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं तो ठीक है, रास्ते में गायब होगा, फिर हम कैसे लाइट का प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे? तो इसलिए हमें सूर्य के पास स्पेस बेस्ड मिशन, इसलिए इसको हमें ये करना पड़ता है। कुछ अहम जानकारियां यहाँ पर भी आ रही है स्क्रीन पर, अगर आप इसे समझा पाए प्रजापति जी, क्या है ये? इसमें ये जो 5 लेग्रांज बिंदु है, जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में बराबर गुरुत्वाकर्षण और जो इसका अभिकेंद्री बल है वो बराबर हो जाता है, यानी कि वो स्थिर अवस्था में हो जाता है। तो ऐसे 5 बिंदु होते हैं जिसमें L1, L2 और L3 जो है ये सूर्य और पृथ्वी को एक जोड़ती हुई समान रेखा है ये। अच्छा। और बाकी जो 2 बिंदु होते हैं L4, L5 ये वर्टेक्स पर होते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं यहाँ से। तो ये ऐसे 5 बिंदु है हमारे सोलर सिस्टम में, जहाँ पर कोई भी एक बड़ा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल रह सकता है। तो हमारा जो लक्ष्य वो यहाँ पर जाने का है। जो आदित्य L1 है वो उस L1 बिंदु पर जाएगा और वहाँ पर रह करके उसके हेलो ऑर्बिट में घूमता हुआ एक साथ पृथ्वी और सूर्य दोनों का अध्ययन करेगा, बिना किसी इक्लिप्स के। लूनर इक्लिप्स में ऐसा होता है जनरली कि कोरोना देखा गया, जब लूनर इक्लिप्स होता है तो ये देखा गया कि सूरज के आसपास कोरोना होता है। तो अब वो L1 उसके बीच में आ जाएगा, यानी कि दोनों को एक साथ देख सकते हैं। यानी एक ऐसा पॉइंट है जहां से हमेशा उसे सूरज दिखेगा, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी अवरोध के। इसलिए वो कांस्टेंट स्टडी कर सकता है और इस वजह से ये पॉइंट अहमियत रखता है। सुप्रिया जी, हम तस्वीरें लगातार इसरो से देख रहे हैं। ये तमाम जो वैज्ञानिक हैं इस वक्त जाहिर सी बात है इसका इंतजार कर रहे हैं कि तमाम स्टेजेस पार कर वो आगे बढ़ जाए। लेकिन ये जो इस वक्त हम तस्वीर देख रहे हैं PS4 कोस्टिंग, इसका क्या मतलब है? कौन सा? PS4 कोस्टिंग, फोर्थ स्टेज है। फोर्थ स्टेज है। हाँ, इसका क्या, इसको अगर आप हमें बता पाएं इसके बारे में कुछ। देखिए, काफ़ी सारा स्टेज लोअर के हिस्से निकल गए, वो फ्यूल के लिए था। धीरे धीरे हमें वो पेलोड के तरफ जा रहा है। पेलोड सबसे ऊपर था, उसी को कैरी करना है एंड बाकी प्रोपेल करना है। फोर्थ स्टेज में जनरली जो हमारा जो यहाँ पर जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो सैटेलाइट और देखिए ये जो हमारा एस्टिमेटेड है और वो यानी बिल्कुल एक साथ समान हॉरिजॉन्टली मोशन कराएगा, यानी इससे ये देखिए ये है एक्चुअल ग्रीन लाइन जो है जिस पे मूव कर रहा है, ये हमारा ये एस्टिमेटेड है। तो एग्जैक्टली उसी पाथ पर मूव कर रहा है, यानी समानांतर जा रहा है, यानी हमारा अभी तक की यात्रा जो सफल है, जो हमारा एस्टिमेट है उसी पर वो आगे बढ़ रहा है। तो जो PS4 जो है यहाँ पे जो फोर्थ जो लास्ट प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो ये इसको हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, जो कि इसकी चूंकि हमें इसको पृथ्वी की जो वृत्ताकार कक्षा उसमें जाना है तो उसको हॉरिजॉन्टली मूव कराएगा सैटेलाइट को, और देन फिर आगे बढ़ता जाए। ये पेलोड्स हैं सारे, 7 पेलोड हैं जिसमें अलग अलग सबका काम है। जिसमें जो आपका सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये सन से आने वाली जो लो एक्सरेज है, हार्ड एक्सरे, उनको स्टडी करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा है, जो कि वहाँ पर प्लाज्मा एनवायरनमेंट, सोलर विंड और उसकी प्रॉपर्टीज़ को या क्या कंपोजिशन है उसमें, उसको स्टडी करेगा सोलर विंड। अगर हम आम लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए उनको समझाएं आसान भाषा में, तो इसे स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? सोलर एनर्जी को स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना क्यों अहमियत रखता है सर? अगर आप बिकॉज देखिए, जो हमारा पृथ्वी और सूरज दोनों कनेक्टेड है, तो वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका असर हमारे पृथ्वी पे पड़ेगा, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम पे, या फिर हमारे पास शॉर्ट रेडियो वेव का कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ। तो जो हमारे पास सोलर स्टॉर्म आ रहा है, अगर हम पहले से उसके बारे में थोड़ा नॉट ओनली दिस, पृथ्वी का जो वायुमंडल और जो मौसम होता है वो भी इस सूरज की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। और क्या ये भी कि वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसे स्टडी करेंगे तो सारी झगड़ा तो एनर्जी का है ना, सारी झगड़ी तो देखिए, उतना बड़ा लेबोरेटरी तो हम बना नहीं सकते हैं। तो एक तरह से हमारा लेबोरेटरी। प्रजापति जी, आलोक जी, आप लोग जो बातें कह रहे हैं उसमें बड़े सारे टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं। मैं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहूंगा, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वक्त है, पूछ लीजिए, मौका है। कौन पूछना चाहता है? जी। सूर्ययान L1 पॉइंट पे टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करेगी? टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होगा L1 पॉइंट पर, यानी जो पार्किंग पॉइंट है वहां पर? सुप्रिया जी, आप बताना चाहते हैं? कौन जवाब देना चाहेगा? नहीं, देखिए जैसे जी प्रजापति जी, मैंने पहले ही बताया कि इसमें क्रायोजेनिक पार्ट यानी कि कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं, और वो ऐसी मेटल्स को यूज करते हैं जो कि उतने टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सके इजीली।
ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। कोई और पूछना चाहता है सवाल? हाँ, ये जो L1 पॉइंट पे जो यहाँ मतलब आदित्य L1 को लॉन्चिंग करना है, अगर वो L1 पॉइंट पे ना जाकर L2 पॉइंट पे चला जाए तो कोई इससे समस्या आएगी? ये हमें किसी भी अगर देखा जाए तो स्पेस में रॉकेट को कहाँ पहुंचाना है ये हम कंट्रोल करते हैं। हाँ। तो हमारा लक्ष्य L1 तक पहुंचाना, वो स्वेच्छा से कहीं नहीं जा सकता। हाँ, सब हाँ। कुछ हम ही कंट्रोल करते ठीक है, सब कुछ हम कंट्रोल करते हैं। एक सवाल और। अगर कोई भी स्टार का कोलिजन होता है तो उससे हमारा आदित्य L1 कैसे बचेगा? हैं। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई स्टार नहीं है। सबसे निकटस्थ जो स्टार है हमारा वो सूर्य है, तो कोलिजन के कोई चांसेस नहीं है उसमें। कोई भी एस्ट्रॉइड्स अगर कहीं से भी आ जाए फिर उससे कोई लोकेटर कुछ है उसमें, मतलब भाई सफर 15 लाख किलोमीटर का है, रास्ते में अड़चने भी तो आएंगी, बिल्कुल। उसको लेकर चिंता है। इसमें कुछ जो पेलोड लगे उसमें ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा। जो एस्ट्रॉइड या बाहर से कुछ अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और वो अपना ट्रैक को ऐसे चेंज भी, बट ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती है। जनरली। आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। आदित्य सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर जैसे चंद्रयान 3 का जो है 14 दिन का ड्यूरेशन है, तो वैसे आदित्य L1 का कितने दिन का है सर? आदित्य L1 तो लगभग सालों तक चलेगा, करीब इसका 5 साल तक, ऐसा 5 कोई साल तक ड्यूरेशन study नहीं है। करेगा। 5 इयर्स का 5 साल तक स्टडी करता रहेगा और हर मिनट एक तस्वीर भेजता रहेगा। जी हाँ, जो उसमें जो विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ है वो बेसिकली 1400 इमेज डेली भेजेगा। आप ये मान लीजिए कि 1 सेकंड में कितना इमेज भेजेगा, तो ये अपना काम करता रहेगा 5 साल तक। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी के मन में कोई सवाल? हाँ, जल्दी से। सर L पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो वहाँ पे रुक जाएगा या फिर मूवमेंट होती रहेगी वहाँ हेलो पे? ऑर्बिट में वो घूमेगा। उसके हेलो ऑर्बिट में घूमता रहेगा। और बच्चों के लिए एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जी। अभी हम चंद्रयान चांद पे गए, हाँ। अभी सूरज के पास जा रहे हैं और अगला हमारा एक इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट है जिसमें सूरज को पृथ्वी पे बनाने पर भी काम चल रहा है। दैट इज कॉल्ड ईटर। तो आप ईटर के बारे में पढ़े, यानी हम इतना तापमान पृथ्वी पर ही उत्पन्न करेंगे जितना सन के कोर में होता है। तो ईटर में हमारा क्या भारत भी- बात है, यानी इसरो के वैज्ञानिक कामयाबी की दास्तान लिख रहे हैं। सर मुझे ये बताइए, इतनी जल्दी जल्दी इतने बड़े बड़े मिशन कैसे हम कर ले रहे हैं? ये इतनी जल्दी नहीं, सालों के प्रोजेक्ट है। अगर हम हाँ। ईटर या इस तरह के प्रोजेक्ट पे देखें तो इसमें दशकों अभी लगते हमें हैं। लग ऐसा रहा है कि अभी मिशन चंद्रयान 3 गया, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई और अब हम सूर्ययान की बात कर रहे हैं, उसकी लॉन्चिंग देख। मैं इसके लिए सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि आजकल साइंस के इन एक्सपेरिमेंट को लेके आप ज़्यादा ही थोड़े इसको दिखा रहे हैं और सब में ये समाज तक जा रहा है ये चीज़ें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी वैज्ञानिक दशकों से लगे हुए इन चीज़ों में।